स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। आज का क्लास गुज़िश्ता सालों में जो भी सवालात आए हैं सीटेट के एग्ज़ाम में उसी के ताल्लुक़ से है, उसी को हल करना है। तो पहले हम लोग नसरी इक़्तिबास को हल करेंगे, फिर शेरी इक़्तिबास को हल करेंगे। और इसके हल करने का आसान तरीका क्या है, तो पहले हम लोग सवाल को पढ़ेंगे, सवाल को पढ़ने के बाद ऑप्शन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग पैराग्राफ को पढ़ेंगे, इक़्तिबास को, पैसेज को पढ़ेंगे। वरना सिर्फ पैसेज पढ़ लें पूरा और फिर सवाल जवाब ऑप्शन देखेंगे तो इस तरह वक्त भी हमारा बर्बाद होगा। तो पहले क्या करना है, सवाल और ऑप्शन को देखना है, उसके बाद देखेंगे ये सवाल कहाँ पे है, क्या लिखा है। इस तरह से हमारा टाइम भी बचेगा और कम वक्त में हमारा सवाल भी हल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जिनको नोट्स वगैरह की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे सारा नोट्स भेज दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं सवाल क्या है। ठीक है, सवाल को हल करते हैं। पहले देखें, मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जिहालत का शिकार रहा। क्या है, मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जिहालत का शिकार रहा है। अब ऑप्शन अलिफ में है, एक में है दहशत गर्दी की वजह से, गुंडागर्दी की वजह से, शहरों में रहने की वजह से या छूत छात की वजह से। तो अब पैराग्राफ में देखेंगे कहाँ पे है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल था। वह 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के कस्बे महू में पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ महाराष्ट्र के महार ख़ानदान से था। इस ज़माने में छूत छात की वबा आम थी। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही इस किस्म के भेदभाव और नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा। ठीक है, अब देखें, आगे देखते चले। डॉक्टर अंबेडकर अपने उस्तादों का बेहद एहतराम करते थे। सतारा के स्कूल में अंबेडकर नामी एक उस्ताद थे जो ज़ात पात की तफरीक को नहीं मानते थे। वह सबके साथ बराबरी का सलूक करते थे। वह भीमराव को भी बहुत चाहते थे। उस्ताद और शागिर्द का ये रिश्ता ऐसा मजबूत हो गया कि आगे चल के वह भीमराव सकपाल से भीमराव अंबेडकर बन गए। अब देखें, आला तालीम हासिल करने के लिए उन्हें इंग्लिस्तान जाने का मौका मिला। इंग्लिस्तान से वापसी के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने मुल्क से छूत छात और ज़ात पात की तफरीक मिटाने की कोशिश शुरू कर दी। छूत छात की इस लानत ने मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इसकी वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जिहालत का शिकार रहा। किसकी वजह से भाई, तो यहाँ पे देखिए कि छूत छात की वजह से, छूत छात की इस लानत ने मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इसकी वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जिहालत का शिकार रहा। तो किसकी वजह से गुर्बत और जिहालत का शिकार रहा, तो छूत छात की इस लानत की वजह से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, छूत छात की वजह से। ठीक है, क्या सवाल था, देखें, मुल्क का एक बड़ा तबका, क्या है, मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जिहालत का शिकार रहा। अब यहाँ पे क्या है, इस किसकी वजह से, छूत छात की इस लानत ने मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इसकी वजह से, यानी छूत छात की वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जिहालत का शिकार रहा। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हल इसी तरह करना है। अब सवाल पढ़िए। सवाल देखिए कि डॉक्टर अंबेडकर का इंतकाल कब हुआ, 4 फरवरी 1945 को, या 6 दिसंबर 1956 को, या 6 दिसंबर 1954 को, या 2 जुलाई 1944 को। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग कहाँ ऊपर में छोड़े थे, क्या था कि डॉक्टर अंबेडकर का असली नाम भीमराव सकपाल था। वह 4 अप्रैल 1991 को पैदा हुए। क्या है, 4 अप्रैल 1891 को पैदा हुए। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं
क्या है, 4 अप्रैल कहाँ है भाई, तो फर्स्ट ही हो जाएगा। अच्छा, ये इंतकाल के बारे में, ठीक है, यहाँ पे क्या था भाई, ये पैदाइश के बारे में, ठीक है। अब इंतकाल देखें, अब जहाँ हम लोग पढ़ कर छोड़े वहीं से शुरू करते हैं। अंबेडकर ने अपने जैसे, देखिए, अंबेडकर ने अपने जैसे कमज़ोर इंसानों पर होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा कौमी इत्तेहाद और यगानत पर जोर दिया। उनका अहम कारनामा हमारे मुल्क का दस्तूर है, ठीक है। अब देखें, जब मुल्क आज़ाद हुआ तो इसका दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई। इसीलिए उन्हें भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। भारत का यह असीम रहनुमा 6 दिसंबर 1954 का इस दुनिया से चल बसा, ठीक है। ये इंतकाल कब हुआ, तो 6 दिसंबर 1954। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इंतकाल कब हुआ, तो 6 दिसंबर 1954। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम क्या था। तो ऑप्शन 1 में है मोहन राव सकपाल, श्यामलाल, भरत राव सकपाल, भीमराव सकपाल। तो यहाँ पे पहले पैराग्राफ देखेंगे, पैराग्राफ को पढ़ेंगे। पैराग्राफ में ऊपर में ही है, डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल था। क्या था, भीमराव सकपाल। तब यहाँ पे इसको हल करते हैं, क्या था, भीमराव सकपाल। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल है कि डॉक्टर अंबेडकर को बचपन ही से सामना करना पड़ा किस चीज़ का, गुर्बत का, भेदभाव और नाइंसाफ़ी का, नाकामी का, दुश्वारी का। तो यहाँ पे हम पैराग्राफ में देखेंगे, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या था, डॉक्टर अंबेडकर को बचपन ही से इस किस्म के भेदभाव और नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा। किस चीज़ का, भेदभाव और नाइंसाफ़ी का। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए, डॉक्टर अंबेडकर को बचपन ही से सामना करना किस चीज़ का, भेदभाव और नाइंसाफ़ी का। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इंग्लिस्तान से वापस आने के बाद मुल्क के लिए क्या कोशिश की, मुल्क आज़ाद कराने की, दहशतगर्दी ख़त्म करने की, मुल्क से छूत छात और ज़ात पात की तफरीक मिटाने की, औरतों को तालीम दिलाने की। तो यहाँ ऑप्शन में पैराग्राफ में देखते हैं भाई। अब देखें यहाँ पे क्या है, आला तालीम हासिल करने के लिए उन्हें इंग्लिस्तान जाने का मौका मिला। इंग्लिस्तान से वापस के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने मुल्क से छूत छात और ज़ात पात की तफरीक मिटाने की कोशिश शुरू कर दी। क्या है, मुल्क से छूत छात और ज़ात पात की तफरीक मिटाने की कोशिश शुरू कर दी। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, इंग्लिस्तान से वापस आने के बाद मुल्क के लिए क्या कोशिश की, तो मुल्क से छूत छात और ज़ात पात की तफरीक मिटाने की कोशिश शुरू कर दी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें उसके बाद देखिए क्या है, डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने के लिए, ऑप्शन देखिए, सयाहत बहुत ज़रूरी है, ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, तालीम बेहद ज़रूरी है, ताकतवर होना बेहद ज़रूरी है। तो अब पैराग्राफ को देखते हैं। अब देखें क्या है, डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है, तालीम बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें,
कि डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जैसे कमज़ोर इंसानों के लिए क्या किया? होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, उनके दिल से खौफ दूर किया और ख़ुद एतमादी पैदा की, गांव-गांव और शहर जाकर लोगों को बेदार किया। ऊपर के तीनों सही है। अब देखिए क्या है। अब देखिए, कमज़ोर इंसानों पर होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कमज़ोर इंसानों पर होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो हल कीजिए, देखिए क्या है। होने वाले, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जैसे कमज़ोर इंसानों के लिए क्या किया? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक ही सही हो जाएगा कि होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको इस तरह देखने को मिल रहा है, लेकिन आप ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको हर पेज पर आपको ये पैराग्राफ मिलेगा और सवाल मिलेगा। इस तरह आपको ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर पेज में ही वो पैराग्राफ को रहेगा। अब देखें, मुल्क आज़ाद होने के बाद इसके दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? तो महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर को, पंडित लाल जवाहर नेहरू को, सरदार पटेल को। तो ऑप्शन देखिए, पैराग्राफ देखिए, पैराग्राफ में क्या है? देखें, जब मुल्क आज़ाद हुआ तो इसका दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन को हल करते हैं। क्या हो जाएगा इसका जवाब? ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, कि मुल्क आज़ाद होने के बाद इसके दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? तो डॉक्टर अंबेडकर को। चलिए अब देखें, डॉक्टर अंबेडकर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? भारत के दस्तूर का मेमार, भारत का सपूत, भारत का अहम रहनुमा, भारत का मसीहा। तो पहले हम पैराग्राफ को देखते हैं। देखें क्या है, दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई, इसीलिए उन्हें भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। तो चलिए हल कीजिए, क्या है? तो ऑप्शन 1 ही राइट आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। अब शेरी इक्तिबास को हल करना है। तो देखें, दर्जे झेल शेरी इक्तिबास को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल अल्फा में से किसी एक का इंतखाब कीजिए। तो अब देखें, पहले क्या है, हमको सवाल पढ़ेंगे, सवाल पढ़ने के बाद ही शेर को पढ़ा जाएगा। तो देखिए क्या है भाई, आसमान की मुतज़ाद है, यानी आसमान का विलम शब्द क्या है? तो आसमान का विलम शब्द मुतज़ाद क्या है? ज़मीन है। ठीक है, ज़मीन आसमान एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, गर्मी का मौसम किन महीनों में आता है? तो ऑप्शन 1 में है अगस्त सितंबर, 2 में है मई जून, 3 में है अप्रैल मई और 4 में है जुलाई अगस्त। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा कि मई जून के महीने में गर्मी का मौसम आता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है, दिन के किस हिस्से में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है? यानी दिन में कौन ऐसा टाइम है जिसमें ज़्यादा गर्मी लगती है, गर्मी की शिद्दत, धूप ज़्यादा होती है? तो ऑप्शन 1 में है 4 बजे, 10 बजे, 3 बजे, 12 बजे। तो हम शेरी इक्तिबास को पढ़ेंगे। देखें, मई का आ पहुँचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना, बजे 12 तो सूरज सर पे आया,
हुआ पैरों तले पोशीदा साया। अब देखें कब आया, 12 बजा तो सूरज सर पे आया। जब सूरज सर पे आएगा तभी तो गर्मी ज़्यादा लगेगी, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होगी। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि दिन में किस हिस्से में गर्मी ज़्यादा लगती है, तो 12 बजे। अब देखिए, ज़मीन को शायर ने किस चीज़ से तशबीह दी है। ज़मीन को शायर ने किस चीज़ से तशबीह दी है। तो ऑप्शन 1 में है जलते तवे, 2 में है तंदूर से, 3 में है भट्टी से और 4 में है अंगीठी से। तो जहाँ से छोड़े थे वहाँ से पढ़ते हैं। अब देखें, चली लू और तड़ाके की पड़ी धूप, लपिट है आग की गोया कड़ी धूप। और देखें, ज़मी है या कोई जलता तवा है, कोई शोला है या बिछुआ हवा है। तो क्या कहा जा रहा है इसमें कि ज़मी है या कोई जलता तवा है। तो ज़मीन को किस चीज़ से तशबीह दी गई है, जलते तवे से। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, पोशीदा के माना है गायब हुआ, छुपाया हुआ, छुपा हुआ, नज़र ना आना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि पोशीदा का माना होता है छुपा हुआ। ठीक है, क्या होता है, छुपा हुआ। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये देखिए, बनी आदम मछली की तरह क्यों तड़पते हैं। क्या सवाल है, बनी आदम मछली की तरह क्यों तड़पते हैं। तो ऑप्शन 1 में है पानी ना मिलने की वजह से, दरो दीवार गर्म होने की वजह से, और 3 नंबर में है घर ना होने की वजह से, और 4 नंबर में दर्द की वजह से। तो हम शेर को पढ़ते हैं, जहाँ से छोड़े थे वहीं से पढ़ते हैं। अब देखें, दरो दीवार है गर्मी से तपते, बनी आदम है मछली से तड़पते। तो बनी आदम मछली से कैसे क्यों तड़प रहे हैं, तो दरो दीवार गर्म होने की वजह से। क्या है, दरो दीवार है गर्मी से तपते। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 2 कि दरो दीवार गर्म होने की वजह से बनी आदम मछली की तरह तड़प रहे हैं। चलिए अब देखें, अब पेडागोजी है, दर्ज झेल सवालों के दिए गए मुतबादिल में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। अब देखें, उस्ताद की तरबियत की तकनीक जहां महारतों के फ़रोग़ की नकल की जाती है। क्या कहा जा रहा है कि उस्ताद की जो तरबियत है, तरबियत की तकनीक है जहां महारतों की फ़रोग़ की नकल की जाती है, यानी स्किल को डेवलप किया जाता है नकल के ज़रिए। वो क्या है, तो मंसूबा सबक है, या मुज़ाहराती वीडियो देखना, या माइक्रो टीचिंग है, या अच्छे लेक्चर के नोट बनाना। तो भाई ये मंसूबा सबक भी नहीं होगा, मुज़ाहराती वीडियो भी नहीं होगा, और अच्छे लेक्चर के नोट बनाना, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगा, माइक्रो टीचिंग हो जाएगा। माइक्रो टीचिंग के ज़रिए क्या है, महारतों के फ़रोग़ की नकल की जाती है यहाँ पे। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखें, उसके बाद है लिखने के अमल में आज़ादाना तौर पर लिखना, गौर व खोज करना, ज़हनी खाका बनाना किस सतह पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब लिखने के अमल में हम क्या करते हैं बच्चे, आज़ादाना तौर पर लिखते हैं, गौर व खोज करते हैं, छानबीन करते हैं, ज़हनी खाका बनाते हैं। तो ये सारे चीज़ करने के लिए किस ज़हनी खाका बनाना मतलब किस सतह पर ज़्यादा मुअस्सिर है, कारआमद है, ज़्यादा ज़रूरी है। तो लिखने से पहले, कबल मतलब पहले, खाका बनाना, यादा या प्रूफ रीडिंग। तो सही जवाब ऑप्शन 1 ही हो जाएगा कि लिखने के अमल में आज़ादाना तौर पर लिखना, गौर व फिक्र करना, छानबीन करना, खाका बनाना, ये सबसे ज़्यादा जिस सतर पर मुअस्सिर है, तो ये सारे चीज़ लिखने से पहले की जाती है। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा।
देखें फेल मुस्तकबिल कहते हैं किसी, फेल मुस्तकबिल मतलब फ्यूचर, ठीक है। तो किसी काम का होना जारी है जिसमें काम करने का हुक्म हो, वह काम जो आने वाले ज़माने में होगा, वह काम जो गुजरे हुए ज़माने में हो चुका है। तो फ्यूचर का मतलब आने वाला कल, तो ऑप्शन 3 ही सही हो जाएगा कि वह काम जो आने वाले ज़माने में होगा। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामर पर भी ध्यान देना है, लेकिन अलग से बस आप तक ग्रामर पढ़ना नहीं है, इसी तरह हल करते करते आप आसानी से कर लेंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल ग्रामर नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखें, देखिए एक तहरीरी सरगर्मी सबसे बेहतर तसलसल में इस तरह है, मतलब एक तहरीरी सरगर्मी सबसे मुअस्सिर कब होगी, एक रब्त के ज़रिए कैसे सही ढंग से होगा, तो वही बताया जा रहा है कि एक तहरीरी सरगर्मी सबसे बेहतर तसलसल, बेहतर तरतीब में इस तरह होगा। तो क्या है, मवाद इकट्ठा करना, तरतीब देना, खाका बनाना, दोबारा खाका बनाना। उसके बाद 2 नंबर में क्या है, मवाद इकट्ठा करना, तरतीब देना, दोबारा खाका बनाना। दोबारा खाका बनाना यहाँ लास्ट में है, या लेकिन लास्ट से पहले यहाँ पे आ गया, लास्ट में क्या आ गया, खाका बनाना। अब देखिए तरतीब देना, यहाँ मवाद से पहले क्या हो गया, तरतीब हो गया। मवाद इकट्ठा करना, खाका बनाना, दोबारा खाका बनाना। अब देखिए खाका बनाना, मवाद इकट्ठा करना, तरतीब देना, दोबारा खाका बनाना, यहाँ खाका पहले हो गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि मवाद इकट्ठा करना, क्या है, मवाद इकट्ठा करना, तरतीब देना, खाका बनाना, दोबारा खाका बनाना। एक तहरीरी सरगर्मी सबसे बेहतर तरतीबवार में इसी तरह होगी कि पहले मवाद इकट्ठा किया जाएगा, फिर मवाद इकट्ठा करने के बाद उसको तरतीब दी जाएगी, उसके बाद खाका तैयार किया जाएगा, फिर उस को दोबारा खाका बनाया जाएगा। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तालिब इल्मों को ज़बान की क्लास में अदब फराहम किया जाता है, तालिब इल्मों को ज़बान की क्लास में अदब फराहम किया जाता है, कोई तहजीबी वाकफियत फराहम नहीं की जाती। बिल्कुल गलत है भाई, कहा जा रहा है ज़बान के मुस्तनद रंगारंगी को पेश किया जाता है, ये सही लग रहा है। उर्दू के कदीम तर्ज असालीब, मौजूदा मुश्किल अल्फाज, भाई कदीम पुराने तर्ज और उसलूब को बयान, ऐसा तो होगा नहीं, मौजूदा मुश्किल अल्फाज भी नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा, ज़बान की रंगारंगी को पेश किया जाता है। तालिब इल्म को ज़बान की क्लास में अदब फराहम करने के लिए किस ज़रिए से अदब फराहम किया जाता है, तो ज़बान की मुस्तनद रंगारंगी को पेश करके। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, किसी जुमले मतन को पढ़ते वक्त तालिब इल्मों को जुमले के हिस्सों के रब्त को समझने में मदद करते हैं। इनमें से है, मतलब क्या है, कोई भी जुमला है, कोई भी सेंटेंस है, कोई भी पैराग्राफ है, पढ़ते वक्त तालिब इल्मों को जुमले के जो हिस्सों के जो रब्त है, जो ताल्लुक़ है, उसको समझने में मदद करते हैं। क्या है, मुताल्लिक़ फ़ेल यानी एडवर्ब, ज़मीर प्रोनाउन, इसमें ख़ास क्या है, प्रॉपर नाउन वगैरह, फ़ेल मुरक्कब, ठीक है। तो किसके ज़रिए जुमले के जो हिस्से होते हैं, हिस्से के उस रब्त को समझने में किस ज़रिए से मदद मिलती है, तो वो ज़मीर है, ठीक है। क्या है, ज़मीर है। ज़मीर कहते हैं किसको, प्रोनाउन को कहते हैं, सर्वनाम को कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अहमद बाज़ार गया, उसके बाद ये तो हो गया अहमद, तो इसम हो गया। अब क्या है, वह सब्ज़ी लाया, वह
अनार लाए, तो वह जो इस्तेमाल किया जा रहा है ये क्या हो गया, ज़मीर हो गया, और इससे एक रब्त पैदा हो जा रहा है, जिससे बात समझने में ये दुश्वारी नहीं हो रही है कि सब्जी कौन लाया, तो अहमद लाया, वह से अहमद की पहचान हो जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, दर्ज झेल में से कौन सा जुमला सही है, इशारा कीजिए। दर्ज झेल में से कौन सा जुमला सही है। अब इशारा यहाँ पे दे दिया गया कि कौन बस पकड़ने जा रहा है, इसके बारे में सोचिए। ठीक है, कौन बस पकड़ने जा रहा है, इसके बारे में सोचिए। अब देखें यहाँ पे पहला क्या है, बूढ़ा आदमी बस को पकड़ने के लिए भागते वक्त फिसल गया और गिर गया। सही है, उसी को देखना है। अब देखें, बस को पकड़ते वक्त क्या है, बड़े आदमी का पर्स जेब से निकलकर गिर गया। ये बड़े है, बूढ़े नहीं है। बस को पकड़ते वक्त बूढ़े आदमी की चेहरा पसीने में तरबतर हो गया। क्या है, बस को पकड़ते हुए बूढ़े आदमी का चेहरा पसीने में तरबतर हो गया। बस को पकड़ते वक्त बूढ़े आदमी ने अपनी उम्र को बुरा भला कहा। तो इसका सही जवाब भाई यही हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा कि बूढ़ा आदमी बस को पकड़ने के लिए भागते वक्त फिसल गया और गिर गया। तो यही सही जुमला हो जाएगा। ठीक है, कि बूढ़ा आदमी बस को पकड़ने के लिए भागते वक्त फिसल गया और गिर गया। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बढ़े लिखा है, ये सारी चीज अगला देखिए क्या है, अगला सवाल क्या है। हाँ, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, दर्ज झेल तमाम बयानात सुनने की आदत को जाहिर करते हैं सिवाय। ठीक है, दर्ज झेल तमाम बयानात हैं वो सुनने की आदत को जाहिर करते हैं सिवाय एक के, और वो एक कौन है, उसी को देखना है। तो देखिए, गौर से सुनकर बोलने वाली हरकातों सकनात को समझा जा सकता है। लोग पसंदीदा चीज़ों को सुनकर सीखते हैं और उन्हें पसंद नहीं उसे नहीं सुन सकते। उन्हें जो पसंद नहीं उन्हें नहीं सुन सकते। एक अच्छे सुनने वाले की अहलियत बगैर किसी तरबियत के फितरी तौर पर होती है। तमाम तरसील की कम अज़ कम आधा सुनने पर मुश्तमिल होती है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है आप लोग को। देखें, दर्ज झेल तमाम बयानात को सुनने की आदत को ज़ाहिर करते हैं, जितने हैं वह आदत को ज़ाहिर करते हैं सिवाय मतलब उसके अलावा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ऑप्शन 3 को देखें, एक अच्छे सुनने वाले की अहलियत बगैर किसी तरबियत के फितरी तौर पर होती है, और यही सही जवाब हो जाएगा कि एक अच्छे सुनने वाले की अहलियत क्या है, बगैर किसी तरबियत के ये फितरी तौर पर ही होती है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए कि गौर से सुनकर बोलने वाली हरकतों सकनात को समझा जा सकता है। लोग पसंदीदा चीज़ों को सुनकर सीखते हैं और उन्हें पसंद नहीं उसे नहीं बन सकते, सुन सकते, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, उसी तमाम तरसील कम से कम आधा सुनने पर मुश्तमिल होती है, ऐसा भी नहीं है, बल्कि क्या है, एक अच्छे सुनने वाले की अहलियत बगैर किसी तरबियत के फितरी तौर पर होती है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, लफ्ज़ शऊर का तलफ़्फ़ुज़ सिखाते वक्त आप करेंगे, यानी लफ्ज़ शऊर का तलफ़्फ़ुज़ सिखाते वक्त आप क्या करेंगे। देखें, तालिब इल्म को उसी तरह के एक लफ्ज़ की मिसाल देकर सिखाएंगे, लफ्ज़ के माना मालूम करके क्लास में बताएंगे, तलफ़्फ़ुज़ के लिए लुग़त का इस्तेमाल करेंगे और तालिब इल्मों को लफ्ज़ सुनने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, तालिब इल्म को ये बताइए कि ये लफ्ज़ हमारी ज़बान का नहीं है,
अब देखिए लफ्ज़ शऊर का तलफ़्फ़ुज़ सिखाते वक्त आप क्या करेंगे, अब ये तो नहीं करेंगे कि तालिब इल्म को भी बता देंगे कि हमारी ज़बान का नहीं है, ठीक है। तालिब इल्म को उसी तरह का एक लफ्ज़ मिसाल देकर समझाएंगे, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखें लफ्ज़ के माना मालूम करके क्लास में नहीं, बल्कि तलफ़्फ़ुज़ के लिए लुग़त का इस्तेमाल करेंगे और तालिब इल्मों को सुनने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो गया। और ऑफिशियल की यही है जो मैं बता रहा हूँ, ऑफिशियल आंसर की यही है, इसीलिए इसी पर ध्यान दीजिए। सही और भी हो सकते हैं, लेकिन जो आंसर की दिया हुआ है ऑफिशियल उसी को मानेंगे। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कहानी के मौजू, उन्वान, अबवाब और तस्वीर से मुताल्लिक मालूमात पर गौर कीजिए। क्या है भाई, मतलब कहानी के एक मौजू है, टॉपिक है, उन्वान है, बाब है और तस्वीर से मुताल्लिक मालूमात पर क्या करना है, गौर करना है, खोज करना है। अब देखें यहाँ पे बताया जा रहा है कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं उसे नोट कीजिए। क्या है, कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं उसे नोट कीजिए। किसी तस्वुर की सूरत गरी, काम का बोझ, साबिका मालूमात का इस्तेमाल, पेश गोई। सवाल समझ में आ रहा है। देखिए कहानी के मौजू, टॉपिक, उन्वान, अबवाब और तस्वीर से मुताल्लिक जो मालूमात हैं, इन सारे मालूमात पर आपको गौर करना है। अब देखिए कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं उसे नोट कीजिए। तो क्या है, किसी तस्वुर की सूरतगरी, काम का बोझ, साबिका मालूमात का इस्तेमाल, साबिका मालूमात यानी पहले के जो मालूमात हैं उसका इस्तेमाल, पेश गोई। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, पेश गोई हो जाएगा, ठीक है। और जो भी आपको बताया जा रहा है वो सारा ऑफिशियल आंसर की ही के जरिए बताया जा रहा है। सवाल जो है बहुत सारे सवाल ऐसे भी है जो लगता है ये नहीं होगा वो होना चाहिए, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की है आपको उसी को देखना है। तो ऑफिशियल आंसर की 4 है, ठीक है। क्या है, पेश गोई। अगला सवाल देखिए, एक रेस्टोरेंट में लिखे हुए इश्तहार को पढ़कर बताइए कि इनमें से कौन सी लाइन गलत है। अब देखिए इसमें से बताना है कि कौन सी लाइन गलत है। देखिए, लुत्फ़ उठाइए गरम और मज़ेदार चाय का, मज़ेदार नाश्ता का, ताज़ा बनी हुई चाय का, बहुत अच्छी जायका की है। तो गलत इसमें क्या लग रहा है आपको बताएं? सिर्फ यही लग रहा है कि बहुत अच्छी जायका की है। क्या बहुत अच्छी जायका, इससे कोई मतलब है समझ में नहीं आ रहा। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा कि सिर्फ तीसरी लाइन इसमें गलत है, बहुत अच्छी जायका की, ठीक है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए ग्रामर क्लास के तालिब इल्म के लिए कौन सा उसूल मुआविन है। यानी ग्रामर क्लास के जो तालिब इल्म हैं, ग्रामर के क्लास के जो तालिब इल्म हैं उनके लिए कौन सा उसूल, कौन सा तरीका मुआविन है, मददगार साबित होगा। तो देखिए ग्रामर पर मबनी सरगर्मी में मसरूफ़ रखना जो उन्हें गौर व फिक्र करने में मुआविन व मददगार होगा। अब देखें मिसालों के ज़रिए कुछ उसूल बताइए। सरगर्मी को पूरा करने के लिए ग्रामर के उसूलों को इरादतन सोचें। टीचर ग्रामर की गलतियों को नज़रअंदाज करे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अब देखिए टीचर ग्रामर की गलती को नज़रअंदाज करेगा तो फिर बच्चे सीखेंगे कैसे। सरगर्मी को पूरा करने के लिए ग्रामर के उसूल को इरादतन सोचें। सोचने से ग्रामर मदद नहीं होगा। मिसालों के ज़रिए कुछ उसूल बताइए भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, ग्रामर पर मबनी सरगर्मी में मसरूफ़ रखना जो उन्हें गौर व फिक्र करने में मुआविन व मददगार होगा। ठीक है,
जहाँ गौर व फिक्र देखें आप समझ जाएं कि ये सवाल दुरुस्त हो सकता है। और एक तरीका ये भी है कि जो सवाल जिसका ऑप्शन ज़्यादा बड़ा लग रहा है समझ जाए कि वो आपका सही हो सकता है। तो ग्रामर पर मबनी सरगर्मी में मसरूफ़ रखना उन्हें गौर व फिक्र करने यानी सोचने समझने में मुआविन और मददगार होगा। तो ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखें, क्या है, कंस्थेटिक इंटेलिजेंस एक सीखने की सलाहियत है जहां तलबा जहां क्या है भाई, कंस्थेटिक इंटेलिजेंस ये एक सीखने की क्या है सलाहियत है जहां पे तलबा क्या करते हैं, देखें, बहुत ज़्यादा समाआती महारतों की नशोनुमा और तस्वीरों के मुकाबले लफ्ज़ों में सोचना। क्या है, बहुत ज़्यादा समाआती महारत यानी सुनने की महारत की नशोनुमा और तस्वीर के मुकाबले में क्या है, लफ्ज़ को सोचना। आँख हाथ की हरकत के तालमेल से अपने तासुरात का इजहार करना। क्या है, आँख हाथ की हरकत की तालमेल से अपने तासुरात का इजहार करना। उसके बाद ऑप्शन 3 में है मौसीकी के रुझान, आवाज़ों, लय और तर्ज पर गौर करना। क्या है, मौसीकी के जो रुझान है, आवाज़ है, उसके लय है, जो तर्ज है, जो तौर तरीका है, उस पर क्या है गौर करना। मंतिकी, आदादी, ख़याली या तसव्वुरी अंदाज में गौर करना और छोटी छोटी इत्तलाआत जोड़कर उनमें बाहमी ताल्लुक़ पैदा करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब यही हो जाएगा कि कंस्थेटिक इंटेलिजेंस ये सीखने की सलाहियत है कि आँख हाथ की हरकत के तालमेल से अपने तासुरात को इजहार करना। क्या है, आँख हाथ की हरकत के तालमेल से अपने तासुरात की इजहार करना। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है एक तालिब इल्म की मखसूस तालीमी सलाहियत में दर्ज झेल मुशाहिदा शामिल होगा। क्या है, एक तालिब इल्म की मखसूस तालीमी सलाहियत में दर्ज झेल मुशाहिदा शामिल होगा। देखें, गैर मुतवक्के और कभी कभी अहमकाना जवाबात देता है, दूसरों में मौजूद महारतों और अहलियतों को तस्लीम करता है, एक मुनासिब जिस्मानी साख्त रखता है, अपनी दिलचस्पी के इलाकों में ज़्यादा तवज्जो देता है। भाई देखें, गैर मुतवक्के और कभी अहमकाना जवाब देता है, तो भाई ये कौन सी मखसूस तालीमी सलाहियत। ठीक है, दूसरे के मौजूद महारतों और अहलियतों को तस्लीम करता है, दूसरे के महारत को तस्लीम करना है, अपनी महारत पैदा करें, एक जिस्मानी साख्त रखता है, बस एक जिस्मानी ढांचा रखता है, ये नहीं बल्कि अपनी दिलचस्पी के इलाकों में ज़्यादा तवज्जो देता है। क्या है, एक तालिब इल्म की मखसूस तालीमी सलाहियत क्या है कि वो अपने दिलचस्पी के इलाके में, दिलचस्पी के जिस मैदान में जो जिस तालीम से वाबस्ता है, जिस सब्जेक्ट से वाबस्ता है, उसमें ज़्यादा तवज्जो देता है, उसमें ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। देखें, साबिका तजर्बा अच्छी तरसील का इन्हिसार कहलाता है। साबिका तजर्बा यानी पहले जो भी तजर्बा किया हुआ है, साबिका मतलब पहले का तजर्बा अच्छी तरसील का इन्हिसार कहलाता है। देखें, तसव्वुर ऑप्शन 1 में है, तसव्वुर बनाना, इंतकाल आमोजिश, सवालात की तकनीक, बराह रास्त मुजाहिरा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इंतकाल आमोजिश। ठीक है, कि साबिका तजर्बा अच्छी तरसील का इन्हिसार कहलाता है, कब कहलाएगा, इंतकाल आमोजिश के वक्त। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास ख़त्म हुआ। चलिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़। फिर अगले क्लास में मिलते हैं।